आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर यह है कि 56 साल के बाद एक शहीद जवान का पार्थिव शरीर मिला है और जो 56 साल के बाद अपने घर लौटा है तिरंगे में लिपटा हुआ। इस पर ही आज चर्चा करेंगे और इस पर ही बात करेंगे कि 56 साल के बाद जो शहीद नारायण सिंह हैं वो अपने घर लौटे हैं तिरंगे में लिपटे हुए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सैनिक योगेश बिष्ट जी हैं जो कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर्ड हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर 56 साल के बाद जो 1968 में एक प्लेन क्रैश होता है एयरफोर्स का, जिसमें 102 जवान होते हैं, जिसमें एक शहीद जवान नारायण सिंह जी थे। योगेश बिष्ट जी कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो खुद आर्मी में रहे हैं, सेना में रहे हैं, 1968 का जो ये वाकया और 102 जवानों की शहादत और अब मात्र अभी तक 9 जवान अभी तक मिल पाए हैं, कैसे देखते हैं इसे? तो अमित भाई, पहली बात तो यह है कि जवान कभी भी मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हम देखते हैं जो शहादतें हो रही हैं वो अमर होते हैं। अब रहा ये जो 1968 में प्लेन क्रैश, जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट AN-12 102 जवानों को लेके जा रहा था, तो इसमें जो वहाँ पे ये रोहतांग दर्रे में ये क्रैश हो जाता है। अलग अलग टाइम में अलग अलग इनकी उस समय भी सर्च हुई, रिसर्च उसके ऊपर सर्च हुआ है, वहाँ पे खोज दल गए हैं, उन्होंने खोजा है 2014 में, 2017 में, 2019 में। तो पहले जो है, इससे पहले जो है 5 बॉडी रिकवर हुई थी। अभी जो ताज़ा उसमें आए हैं तो वो 4 बॉडी अभी मिली हैं, जिसमें कि एक सहारनपुर के, एक हमारे पौड़ी गढ़वाल के और चमोली के हैं नारायण सिंह बिष्ट, और एक केरला के हैं, एक हरियाणा के। तो उस परिवार की दशा उस समय, और कितना लंबा इंतज़ार उनको करना पड़ा, और ऐसी परिस्थितियों में उनके परिवार को जो सही लगा उन्होंने वो किया। लेकिन इस टाइप की घटनाएं अभी तो हमारे को 9 ही बॉडी वहाँ से हमको मिली हैं, जबकि 102 जवान उसमें सवार थे। तो उन परिवारों को एक उम्मीद जगी होगी इससे कि हो सकता है कि हमारा जो खोया हुआ बेटा कभी ना कभी क्या हमको भी वापस मिलेगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आज एक पितृपक्ष के समय में ये एक नारायण सिंह बिष्ट जी ये 4 सब मिले हैं, तो उनकी बाकी के जो हैं वो भी, इनके अंदर भी एक उनके परिवार में एक आस जगी है कि कहीं ना कहीं हमारे को भी एक नए दिन उनके अंतिम दर्शन देखने को मिलेंगे। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इंतजार कितना लंबा हो सकता है उसका एक उदाहरण है कि 56 साल के बाद एक पार्थिव शरीर शहीद नारायण सिंह बिष्ट का मिलता है। बिष्ट जी, चंडीगढ़ से ये प्लेन उड़ान भरता है और अपने लेह की ओर ये चलता है, और आपने जिन ग्लेशियर्स का नाम, ढाका ग्लेशियर ये है, रोहतांग दर्रा है ना, वहां पर ये जो दर्रे हैं और जो ये रास्ता है, जब आप भी आर्मी में थे, जब उसमें सेना में थे, कितना मुश्किल होता है और कितना कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि जवान जो बॉर्डर में होते हैं और ये ट्रैवल के दम जैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, ये क्यों इतना मुश्किल हो गया? क्योंकि 56 साल लग गए, कुछ तो ऐसा रहा होगा। कितना मुश्किल होता है वहां पर सर्च ऑपरेशन करना। सर्च ऑपरेशन जो टीम है उनके लिए भी बड़ी बधाई के पात्र हैं कि इतने समय के बाद भी वो लगातार सर्च अभियान में चलते रहे, और आज भी सेना की उस टोली ने ये जो पार्थिव शरीर से रिकवरी की है। हाँ अमित भाई, अभी भी वो लोग लगातार इस काम पे लगे हुए हैं कि कहीं और भी मिले और बॉडी जो है वो भी हमको रिकवर हो। अब रही बात, हम जब सेना में थे, मैं था सेना में, तो ग्लेशियर का जो एरिया है, इलाका होता है, वहाँ पहली बात तो अपने को बचाना वो बहुत बहुत मुश्किल है। मैं कम्युनिकेशन से संबंधित हूँ। कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, ओनली सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक बार उसका एक सिग्नल जब वहाँ पे आता है, उस टाइम पे ही, पर्टिकुलर टाइम पे ही बात हो पाती है। वहाँ पे जो ग्लेशियर में जो एरिया होता है, या रोहतांग है, चाहे कहीं ऊपर जो ग्लेशियर है, उसमें राशन जो है हेलीकॉप्टर से वहाँ पे डाल दी जाती है।
उसके बाद जवान जो वहाँ पे रहते हैं उसको लेके उनको, अब वो कहीं पे भी किसी भी एरिया में इधर से टेंट से आगे पीछे कहीं भी गिर जाता है, वो कलेक्ट करके उसको जमा करना उन्होंने, फिर अपने आप सर्वाइव करना। जब वहाँ से चलते तो बेस कैंप में उनका क्लाइमेटेशन होता है। क्लाइमेटेशन होने के बाद जो ऊपर चढ़ना, रास्ता बिल्कुल मुश्किलों भरा होता है, कहीं पे खाई होती हैं, एक दूसरे से बांध के वहाँ चलना, एक दूसरे को लेके चलना और सुरक्षित लौटना, ये सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे है। और जिस प्रकार से ये प्लेन क्रैश जहाँ पे हुआ था, वहाँ पे बॉडी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पे अभी जो खोजी दल है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि 56 साल में वो अभी ओनली सिर्फ 9 बॉडी रिकवर कर पाए। आगे भी लगे हुए हैं। अब देखो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये थोड़ा बहुत अभी जब चेंजेज हो रहे हैं उसके कारण से भी ये थोड़ा पता लग गया, नहीं तो ये मिलना मुश्किल। ग्लेशियर्स में जो बर्फ की चादर होती है वो बड़ी गहरी होती है, शायद यही एक मुख्य कारण भी है कि जो ये जो बॉडीज हैं, जो ये पार्थिव शरीर है, वो पहचान भी उनकी हो पाई है, क्योंकि बर्फ में ये माना जाता है कि जो बॉडी है लंबे समय तक वहां पर सर्वाइव उसमें रह सकती है, बिल्कुल सुरक्षित रह सकती है। हाँ। तो ग्लोबल वार्मिंग से जैसे ग्लेशियर्स की जो बर्फ पिघल रही है वो भी एक मुख्य कारण आपने बताया, पर कितना मुश्किल है। आपने कहा कि 102 बॉडी में से अभी 9 बॉडीज हमें मिली हैं, बिल्कुल पार्थिव शरीर मिले हैं, और वहां पर जो आप बोल रहे हैं किसी कंडीशंस होती हैं, आप ग्लेशियर्स में जो हालात होती हैं, आप कहते हैं कि आपस में बांध कर खुद को बर्फ की जो चादर में चलना अपने आप में कितना मुश्किल होता है, वहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है, कितना जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्योंकि शायद उस टाइम तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी 1968 में, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे, फिर भी एक अनुमान अगर लगाया जाए, अगर कोई व्यक्ति वहां पर सर्वाइव भी करता उस दुर्घटना में, तो कितने समय तक वो सर्वाइव करने की कंडीशन में रहता, या कितने लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता? देखो अमित भाई, ये घटना एक नई पहली घटना नहीं है। इसके बाद कई ग्लेशियर में कई जवानों की शहादतें हो चुकी हैं, जो कि अभी भी नहीं मिले हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कई बार ग्लेशियर आ जाते हैं, ग्लेशियर के टूट के जब गिरते हैं, जवान अपनी ड्यूटी पे होती है, पेट्रोलिंग में होते हैं, ऊपर से वो उसमें नीचे दब जाते हैं। कई बार ऐसा ऑप्शन होता है, हमने देखा है गढ़वाल राइफल के एक जवान का, या कई जवान हैं, तो वो जवान जो ग्लेशियर के टूटने से उसमें दब जाता है, उसके पेट्रोलिंग जो उसके साथी हैं वो उसको निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अगर उसमें छेड़ते हैं तो पूरा और ज़्यादा ग्लेशियर आने का खतरा रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्लैग गाड़ दिया जाता है कि यहाँ पे हमारा एक जवान की शहादत हो गई है, मतलब उसको ये मान लिया जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ बाकी जानें भी होती हैं, और कई ये होता है कि दब जाते हैं, उस जगह पे भी एक फ्लैग गाड़ के वो कर दिया जाता है, एक निशान बना दिया जाता है कि यहाँ पे है, जिससे कि कभी कोई आए तो कम से कम फ्लैग दिखने से वहाँ पे खोजा जा सके उसको। तो ये कोई पहली घटना नहीं थी, ये घटनाएं अभी भी हो रही हैं ग्लेशियर में, हर साल होती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे आपका लेह लद्दाख साइड में हो। इस टाइप की घटनाएं जो है अक्सर ग्लेशियर के टूटने से जवानों के वहाँ दबने का, और कई जवान हैं, ये तो रोहतांग का है, अगर अभी धीरे धीरे आप अगर ऊपर की तरफ भी देखते तो वहाँ से भी समय समय पे अलग अलग बॉडी मिलती थी हमारे जवानों की। तो ये कोई मतलब कहेंगे सेना में जो नौकरी करना है कोई आसान काम नहीं है। ये यहाँ पे हम बैठे हैं, एक बर्फ देखना अलग है और एक उसमें रहना और उसमें अपने को सरवाइव करना, और वो भी कई महीनों सालों तक, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हमारे जवान वहाँ -15 -20 डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं, बर्फ़ की चादरों में रह रहे हैं, और कितने मुश्किलात में रह रहे हैं वो बिस्र जी ने बताया। तो बिस्र जी, ये भी जो वाक़या है किसी जैसे फिल्म के जैसा है, क्योंकि मैं देख रहा था कई मीडिया चैनल्स में, कहीं रिपोर्ट्स में ये लिखा गया कि जब 56 साल के बाद वो पार्थिव शरीर बिस्र जी उनका मिला, नारायण सिंह जी का, और जब उनके घर वालों को पता चला तो उनके जो भतीजे, मैं कहूँगा जो वहाँ के प्रधान भी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ माता जी, क्योंकि क्या हुआ था कि जब नारायण सिंह जी की जो पत्नी थी, उनकी शादी उनके छोटे भाई से जब करा दी जाती है, तो कुछ समय तक नारायण सिंह जी के बारे में उनके बच्चों को नहीं बताया गया।
अब जब ये वाक्य आया तो उस टाइम कहते थे कि टेलीग्राम में बातें होती थी, चिट्ठियां लिखा करते थे। बिल्कुल उस समय ये वो था, दौर था कि कम्युनिकेशन के लिए भी फोन और आदि नहीं थे उस दौरान। पर उनके जो भतीजे ही कहूंगा मैं उन्हें, तो वो ये कहते हैं कि उस माँ भी इंतजार में थी कि शायद कभी लौट के आएंगे, क्योंकि 56 साल एक बहुत लंबा समय है। उनके माँ बाप तो नहीं रहे होंगे, पर उनकी जो पत्नी थी वो भी इस एक इंतजार में कहूँगा, या मैं कहूँगा क्योंकि 9 साल की एक उम्र थी, तो शायद उतना भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। पर 56 साल के बाद लौटना किस तरीके से एक परिवार के, एक सैनिक परिवार के लिए क्या होता है इंतजार का, क्योंकि आप तो खुद देखते हैं, आपके घर में भी इंतजार रहता होगा आपका, जब आप बॉर्डर पे रहते होंगे। वो फोन, क्योंकि आप तो उस दौर पे आ गए थे, शायद फोन भी उस समय रहे हो, कैसा रहता है इंतजार का? देखो, मैं 95 में मैंने सेना ज्वाइन की थी और भर्ती हुआ था मैं 95 में। ऐसा नहीं, उस समय मोबाइल का दौर नहीं था, लेकिन ये था कि एक BSNL का फ़ोन होता था, इसके द्वारा आप घर में एक संपर्क हो जाता था, ये था। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई सेना में भर्ती होता है तो उसके परिवार का तो बड़ा दिल होता ही है, उसका साथ साथ उसके परिवार का ही बड़ा दिल है, क्योंकि जब एक सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उसी समय वो 24 घंटे ड्यूटी के लिए जल में, नभ में और थल में जो अपनी ड्यूटी करने के लिए जैसा आदेश मिलेगा वैसा करने के लिए वो हमेशा उसको तैयार होना रहना है। और जिस प्रकार से समय समय पे देश में J&K हो या कहीं इस टाइप के हालात आते हैं तो वहाँ पे शहादतें होती थी। सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड से जिसका हम देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग सेना को एक पहला विकल्प चुनते हैं कि भाई सेना में जाना है, एक गर्व की बात है। हर परिवार से मैक्सिमम एक होता है कि एक बंदा सेना में होगा, और ऐसे ही हिमाचल है, वहाँ पे भी है। तो सेना में जब एक जवान के रूप में जब भर्ती होता है या अधिकारी के रूप में जाता है तो उसको हम लोग पहाड़ के हैं चूँकि, तो इस प्रकार से हम J&K वगैरह एरिया में हम लोगों को ये लगता है कि हम अपने क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, वहाँ के पहाड़ी एरिया से। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से अभी शहादतें हो रही हैं हमारे जवानों की, आतंकवाद बढ़ा है, उसके बाद कई सारे, तो परिवार की स्थिति हर समय देखो, चाहे नारायण सिंह बिष्ट जी का हो, चाहे अभी कई शहादतें हमारे मेजर बिष्ट जी हुए, ये हुए, तो ढोंडियाल जी हुए, है ना, कई और कई जवान हैं जो कई जवान हो रहे हैं, हर महीने एक ना एक घटना सुनने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा समय होता है परिवार के लिए कि कैसे इसको सहन करें, क्या करें इस टाइप की घटनाएं होने पे। या जब भी अगर जवान एक घर से बाहर ड्यूटी पे निकलता है तो परिवार को हर समय डर रहता है, वो कभी भी चैन की नींद नहीं सोता है कि यार कब क्या खबर आ जाए। ये हमको लगता है कि नहीं यार, ये बहुत मज़े की ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। सेना कोई एक मज़े का नहीं है, साधन नहीं है। बिल्कुल, सेना में बहुत संघर्ष है, और जो जवान वहाँ से जब जवान बन के वहाँ जाता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से जवानी में जाता है, और एक एज, पूरी एज को वहाँ पे निकालने के बाद अगर सुरक्षित रहा तब आता है घर में। तो अब देखो परिवार का तो यह है कि परिवार जहाँ तक जिस प्रकार से नारायण सिंह बिष्ट जी के परिवार में उनकी वाइफ ने देखो 9 साल में उनकी शादी हुई, उसके बाद उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया उनका, जब इंतज़ार करने कोई उम्मीद नहीं थी तब उन्होंने उनके भाई के साथ शादी करनी पड़ी उनको। तो परिवार का तो देखो हम उनके यही कर सकते हैं कि हम उनको परिवार के हो चाहे उनको हम अपनी तरफ से अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं महावीर सिंह बिष्ट जी को। और जवानों के परिवार में अक्सर बड़ा दिल होता है, चाहे उनकी वाइफ पत्नी हो, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे माता पिता हो। कभी बिष्ट जी ऐसा वाकया कोई आपके जीवन में रहा हो कि बॉर्डर पर टेंशन तो हमेशा रहती ही है, कभी ऐसे परिस्थिति भी होती है कि बॉर्डर पे आप जा रहे हो और ये मन में चल रहा हो कि शायद घर लौटना संभव हो पाएगा या नहीं? क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि आपने जैसे कहा कि जवान की ज़िंदगी तो वैसे भी, क्योंकि फ्रंट में रहते हैं हमेशा, तमाम चीज़ें झेल रहे होते हैं,
कभी रहा है ऐसा वाक्य आपके बिल्कुल, जीवन में बिल्कुल। कि आपको लगा कि शायद अब अंतिम बार अपने परिवार को देख रहा हूँ, शायद अंतिम बार अब शायद लौट के ना आ सकूं, या आऊं तो तिरंगे में आऊं, ऐसी कभी भावनाएं थी, कभी ऐसा आया जीवन में आपके? देखो ये समय भी हमने देखा है जी। आपने कारगिल का युद्ध देखा होगा, हम कारगिल के युद्ध के समय थे, मैं खुद कारगिल के युद्ध में था, और उसके बाद एक स्थिति और बनी थी जिस समय हमको दिन में हम अपना लंच करके बैठे थे, हमको बोला गया कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने कि भाई अगर आज हमको आदेश मिलता है तो क्या सब जवान तैयार हैं चलने के लिए? हमने कहा चलो एक नॉर्मल बात होगी, कोई ज़रूरी नहीं। हमने कहा यस सर। उसी समय उन्होंने आदेश किया कि भाई आधे घंटे में कि सारे यहाँ से क्लोज करें। हमारा एक कैंप चल रहा था, कोटा की बात थी, और वहाँ से तुरंत आदेश मिलता है कि अभी आज हम क्लोज कर रहे हैं और कल हमने बॉर्डर की तरफ मूव करना है पूरी रात को। हम वहाँ से तैयारी शुरू हो गई, उसके बाद हम वहाँ से चले और बॉर्डर पे जाने के बाद सिर्फ आदेश का इंतज़ार था, और कि आज या कल कभी भी आदेश आ सकता है कि भाई आगे कुछ करना है, हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो इस प्रकार वहाँ हम 1 साल तक रहे। तो घर से कम्युनिकेशन का कोई हमारे पास उसमें मोबाइल कोई विकल्प नहीं था। तो कभी कभार वहाँ पे जो राजस्थान में एक जगह में एक STD PCO हुआ करता था, वहाँ हम हफ्ते 15 दिन में एक बार जाते थे और इतना बोल के आते थे कि ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं हमारा फ़ोन ना आए, या आज आ रहा है, हो सकता है कल ना आए, ये भी कंडीशन थी। तो हमने वो पूरा देखा है, कारगिल में देखा है कि देखो क्या कारगिल में किस प्रकार से रोज़ कितनी कैजुअल्टियाँ हो रही थी। हमारी कई बार क्या होता है कि इस टाइप की देखने से मानसिक स्थिति भी ख़राब होने लगती है, लेकिन जवान यह है कि फौज का जवान हर तरीके से, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली, उसको तैयार किया जाता है कि वो बर्दाश्त कर ले। तो कई बार ऐसी घटनाएं आती थी कि हाँ यार चलो हम बॉर्डर पर लड़ाई कभी भी लग सकती है, क्योंकि माहौल ख़राब, समय समय माहौल ख़राब होता था। मैं जम्मू कश्मीर में मैं 2 बार मैंने अपना टर्न काटा है, वहाँ पे 2 बार रहा मैं। तो वहाँ पे हर समय एक खतरा रहता था, एक तरफ मिलिटेंट का खतरा है, एक तरफ भाई साहब लड़ाई का वो रहता था कि कई बार कि भाई माहौल बिगड़ सकता है, लड़ाई लग सकती है। तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोचें कि नहीं भाई हम अलग से हैं, कि हम तैयार हमेशा रहते थे कि कभी भी आदेश में, जब सेना ज्वाइन की है तो हम उसके लिए कभी भी तैयार हैं कि भाई किसी प्रकार से कभी आदेश होता है तो हम करेंगे। जैसे ही छुट्टी से अपनी पलटन की ओर जाते थे तो मन में एक ये रहता था कि शायद ये आखिरी बार हो जब परिवार को देख रहे हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि आप 2 टर्न जम्मू रहे, कारगिल में रहे, उसका कारगिल में आपने बोला राजस्थान कोटा में आपने जब मूव ऑन किया बॉर्डर की तरफ। एक सवाल बिजी, हम ना कई फिल्में बनी हैं, बॉर्डर फिल्म बनी, और विक्रम बत्रा जी के ऊपर फिल्म बनी है, तो उसमें ये दिखाया गया कि उसमें कुछ वीडियोस थी जो ओरिजिनल भी थी, क्योंकि जब तिरंगा उन्होंने फहराया उसके बाद वो एक उनका एक स्लोगन था, एक टाइप, वो बोलते थे ये दिल मांगे मोर। ये कि जो चीजें होती थी, जो फिल्मों में जिस तरीके से दिखाते हैं, जैसा आपने कहा कि कमांडिंग अफसर आए, कमांडिंग अफसर ने कहा कि अगर हमें कल बॉर्डर की ओर चलना पड़े तो क्या आप तैयार हैं। फिल्मों में भी ऐसी होते हैं कि ऊर्जा भरते हुए कमांडिंग अफसर दिखते हैं, उसके बाद जो पूरे सेना की जो जवान है उनमें जोश भरते हुए दिखते हैं, और जोश के साथ पूरी जो सेना एक साथ बोलती है कि हम जाएंगे और हम अपने भारत माता के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसा हकीकत में भी होता है, या सिर्फ फिल्मों में उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है? क्योंकि क्या चीजें हैं, क्योंकि जब हम देशभक्ति की कोई फिल्म देखते हैं तो हम उसे कनेक्ट करने लगते हैं बॉर्डर से, तो क्या ऐसी चीजें होती हैं वहां पे? देखो, बिना जोश के कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, और जो फिल्में बनती हैं वो फिल्में वास्तविकता पे आधारित होती हैं। पहले होती थी, आज की डेट पे हो सकता है कि थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया हो, लेकिन पहले की फिल्में जो थी वो वास्तविकता पे ही, और आज भी बन रही हैं, ऐसे कुछ नहीं है, तो वास्तविकता पे ही बनती थी। जो घटनाएं बॉर्डर फिल्म में दिखाई गई है ऐसा बिल्कुल हुआ है। और जोश, चाहे वो पहले राजा महाराजाओं से भी लेके और अभी तक, बिना जोश के लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और उसके लिए एक कमांडर का जोशीला होना बहुत ज़रूरी होता है,
और उसी जोश पे एक जवान अपनी शहादत दे देता है अपने देश के लिए। वो अपने घर पर कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ सोचता है तो अपने देश के बारे में सोचता है। तो ये होता है, बिल्कुल सही है। और फिल्मों में जो दिखाया जाता है वास्तविकता पे होता है, ऐसे कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो दिखाया गया है, जैसे बॉर्डर कई मूवी बनी है उनमें कहीं ना कहीं तो 80% तो सही है, कुछ तो काल्पनिक थोड़ा बहुत बनाया जाता है, लेकिन ये वास्तविकता है। गोले बरसते हैं, जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जब लड़ाई का इस टाइप का मोमेंट बनता है तो उस टाइम पे एक्चुअल में मैंने भी अपना खुद महसूस किया है कि जब कारगिल की उसमें, तो उस टाइम पे घर और परिवार इसके बारे में नहीं सोचा जाता। उस समय सिर्फ देश के बारे में सोचा जाता है कि या तो लड़ेंगे या मरेंगे, बस यही जज्बा रहता है। कभी ऐसा वाकया कारगिल में कि आपके जो आपको हेड कर रहे हैं, जो आपके प्लेटून कमांडर होते हैं, कमांडिंग अफसर होते हैं, उसमें कुछ ऐसे कहते हैं ना कि आर्मी में भी पागलपन होता है अपने देश के प्रति, ऐसे कुछ पागल को बोलते हैं कि आर्मी में ऐसे पागल भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया अपना, और वो पागलपन ये था कि एक कदम भी इस भारत माता के ऊपर दुश्मन ना रख पाए, इसलिए वो पागलपन बरकरार रखते थे। इस तरीके का कोई वाक्य अगर हो तो मैं इसलिए भी इसको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो वाक्य जो आप जैसे जवान ने, जो नारायण सिंह बिस्जी जैसे जवान ने देखा हो, क्योंकि वो तो बहुत कम उम्र में उन्होंने वो चीज़ें चाहिए, उनकी शहादत हो गई, पर आपका जो अनुभव रहा, जो आपने देखा, वो लोगों तक जब जाए तो वो समझ सके कि जवान की जिंदगी आखिर कैसी है, और कारगिल जैसे बड़े युद्ध में क्या भूमिका रहती है एक जवान की, कैसे एक जवान वहां पर रहता है। तो कारगिल में कुछ ऐसे वाक्य है कि दीवानों की तरह आपको लगा कि यार ये अधिकारी जो हैं, जो हमारे कमांडर साहब हैं, ऐसे ही हमें भी बिल्कुल रहना है, या इस तरीके का जोश होना चाहिए? देखो, सेना में अधिकारी और जवान मिल के लड़ते हैं, लड़ाई मिल के लड़ी जाती है, ठीक है। तो ये कोई एक वाक्य नहीं है, हर समय होता था कि कमांडर के साथ साथ जवानों में भी जोश होता था और आगे बढ़ते थे बिना जोश। अगर वो तोलोलिंग या ये पहाड़ियों पे अगर विजय हासिल करनी थी तो बिना जोश के तो चढ़ना बहुत मुश्किल था, ठीक। तो वहाँ पे कमांडर की भूमिका भी अहम होती है और जवानों की भी, अपना पूरा सामान के साथ पूरा वहाँ चढ़ना और वहाँ जाके फिर लड़ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ये हुआ है तभी हमने जीत हासिल की है, आगे भी। और ये जज्बा हर समय होता है, ये कोई अभी है या नहीं है, ये हर समय जज्बा है हर जवान, चाहे आज जवान रिटायर हो जाए, यहाँ पे भी अगर वो समाज में अगर वो देखता है कि गलत हो रहा है, खून खोलता है। हमारे साथ जब वो सिविल जीवन में या सिविल लाइफ में आता है, एक मिलिट्री लाइफ से और एक सिविल लाइफ में आता है, तो यहाँ पे भी जो गलत देखता है तो एक जवान, पक्का जवान है तो उसका खून खोलता है, वो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता है, ये है। तो जज्बा तो एक बार पैदा हो जाता है तो वो मरते दम तक जवान के साथ रहता है। मरते दम तक जवान के साथ रहता है। तो देखिए, आपने भी सुना कि किस तरीके से, भाई मैठानी जी ये मोबाइल को दो, इसका ही है मेरे ही बढ़िया, कहाँ से उधर करो, काट लंबा खींच रहा है, बस खत्म, लास्ट से इसमें से कट करके बनेगा ना, सब कट करके बनेगा। हाँ, इसे साइलेंट कर दो। तो आपने सुना कि बिस्जी की अपनी भी यात्रा कैसी रही, और सिग्नल कोर ऑफ सिग्नल में ये कार्यरत थे। उसके बाद 1995 में आपने सेना को ज्वाइन किया, और उसके बाद रिटायरमेंट आप 2016 में 2013 में अलग अलग जगह पे हमारी पोस्टिंग, हर 3 साल में हम अलग अलग स्थानों में पोस्टिंग होती रही। हम वहाँ गए, अपनी ड्यूटी की, कम्युनिकेशन किया हमने, अपने जो ड्यूटी थी वो बहुत अच्छी तरीके से की सेना में। और हमारे साथ मेरे को बहुत अच्छे कमांडर मिले जिन्होंने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया। मैं बहुत कुछ सीखने को मिला जो आज भी हमारे काम आ रहे। अंतिम क्या संदेश उस परिवार को आप देना चाहेंगे? शहीद जवान नारायण सिंह बिस्जी का जो पार्थिव शरीर है 56 साल के बाद, उनके गांव के लोगों ने के मन में खुशी भी है कि और गर्व की भी बात उन्होंने कही है कि उनके गांव का जो जवान, जिन्हें 56 साल से जो पूरा गांव इंतज़ार जिनका कर रहा था,
उनका पार्थिव शरीर लौट के आया है, उन्हें पार्थिव शरीर देखने को मिला है, क्या कहेंगे? श्री नारायण सिंह बिष्ट जी, जो कि 56 साल बाद अब उनका जो शरीर वहाँ गांव में आया, उनके साथ के कई अभी भी वहाँ पे होंगे जिन्होंने उनके साथ नौकरी की है। तो हम अभी ये है उनको ये कहना चाहते हैं और भारतीय सेना का धन्यवाद करना चाहते हैं और उनके लिए हम शीश नमन करना चाहते हैं पूरी भारतीय सेना के जवानों की तरफ से और सेना की तरफ से उनको हम उनकी शहादत को हम नमन करते हैं और उनके परिवार को क्योंकि अब बहुत समय हो गया है तो एक खुशी भी हो सकती है और एक दुख भी है। तो एक तरह से हम उनको बोले दुख सहन करने की शक्ति दे और एक तरफ ये है कि इतने समय के बाद उनका शरीर को मिलना तो एक खुशी की बात है कि भाई उनको मुक्ति मिल गई है। ठीक है, मुक्ति मिल सकती है और हम पूरी भारतीय सेना की तरफ से और जवानों की तरफ से हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल। और इस देश की खूबसूरती यही है कि आज 56 साल के बाद भी, जैसे बिष्ट जी ने शुरुआत में ही कहा था, कोई भारतीय जो जवान होता है वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे ही 56 साल के बाद शहीद नारायण सिंह बिष्ट भी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अमर हो चुके हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।